खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सहसपुर विकासखंड के गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। इस अभियान के तहत किसानों को नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं इस कार्यक्रम में किसानों के मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करेगी। तो सीएम ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 12 जून तक वैज्ञानिकों के दल राज्य के 11,440 गांवों में जाकर किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी की जानकारी देंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुनियाल गांव में इस अभियान का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के लिए प्रदेश के हर जिले में 3 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें प्रतिदिन 3 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। हर कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और जरूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ जो मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कई कदम जो हैं किसानों के लिए उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो है लगातार कार्यरत है, और इसी दिशा में एक और ये महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है कि जिस तरीके से 11,440 गांवों में जाकर किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी यहां पर दी जाएगी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वह सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया तब कांग्रेस सत्ता में आई। तो वहीं इससे लेकर अब उपनेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से हरीश रावत ने कहा कि वह अब पार्टी को ही आगे बढ़ने का काम करेंगे और पार्टी का ही नेतृत्व करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि हरीश रावत बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उनका मार्गदर्शन मिलना पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। हरीश रावत जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को लड़ाएंगे तो निश्चित ही पार्टी को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर अब खबर ऊधम सिंह नगर से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन विभाग निगम के महाप्रबंधक एवं वित्त नियंत्रक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने टीडीसी की वर्तमान योजनाओं में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की विकास योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और कांग्रेस पार्टी द्वारा महाप्रबंधक पर लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया, जहां महाप्रबंधक ने स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा और सभी आरोपों को निराधार बताया। तो देखिए, एक तरफ जो है जो विभिन्न योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक ने प्रेस वार्ता में उन सभी योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी एक तरीके से साझा की उन्होंने कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आखिरकार वो कहां तक पहुंची हैं। योजनाओं की प्रगति की विस्तृत यहां पर जानकारी उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी उन्होंने साझा की है।
तो देखिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में, खासतौर से पूरे ही उत्तराखंड में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। दिन प्रतिदिन जो है नए नए कदम उठाए जा रहे हैं कि पूरे ही प्रदेश में पर्यटन को लेकर जो है और जल्द से जल्द और तेजी से विकास हो सके, इसको लेकर तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं और नई नई योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। और आज उन्हीं योजनाओं की विस्तृत जानकारी, प्रगति की जानकारी कि कहां तक वो योजनाएं पहुंची हैं, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। जैसा कि अभी प्रेस में आपको हमने सब ब्रीफ किया कि जो भी कार्रवाई हुई है नियमों के अंतर्गत हुई है। जो हमारा मशीनरी है जिस पे ये सवाल उठ रहे हैं कि मटकोटा और बाजपुर का सीड प्लांट मशीनरी क्यों हटा दी गई, वो हमने आपको बताया कि 2016 से ही ये निष्पोज दोनों मशीनरी थी और इसमें भवन कहीं भी मटकोटा का भवन हटाया गया है, ना ही बाजपुर का भवन हटाया गया है। ये आरोप तो पूरा निराधार है। शासन में जो निर्धारित प्रक्रिया है कि ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाएगी, उसी के आधार पे निविदा आमंत्रित की गई है और किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के पहले उसका आकलन कराया जाता है। तो ये आकलन लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा आकलित जो धनराशि आई थी, उस धनराशि से लगभग 24% अधिक धनराशि प्राप्त होने पर जो उच्चतर निविदा दाता थे उन्हीं को ये निविदा आमंत्रित की गई। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग रोपवे के कार्य में निरंतर प्रयासरत है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि सुरकंडा रोपवे पर विगत 2 वर्षों से कार्य चल रहा है, तो वहीं मसूरी देहरादून रोपवे में 26 टावरों में से 23 टावरों पर कार्य हो चुका है। इसके साथ ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे में भी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। तो रोपवे के 26 टावरों में से 23 टावरों का कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। पर्यटन विभाग जो है रोपवे का लगातार निर्माण करवा रहा है और इसी को लेकर जो है ये जानकारी सामने आई कि जो 26 टावरों का निर्माण किया जा रहा था उनमें से 23 टावरों का काम फिलहाल पूरा हो चुका है। बचे हुए 3 जो टावर हैं उनका भी कार्य लगातार जो है निरंतर जारी है और जल्द ही इसका भी, इन 3 जो बचे हुए टावर हैं रोपवे के टावर हैं, इनका भी काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो पर्यटन विभाग रोपवे का निर्माण करवा रहा है। 26 जो हैं रोपवे के टावर जिनका काम चल रहा है। सुरकंडा रोपवे का निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। 26 टावर जो हैं लगातार इनका कार्य जारी है और इनमें से 30 टावर का काम पूरा हो चुका है। बचे हुए जो 3 टावर हैं उनका भी अब कार्य लगातार जारी है और जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि रोपवे के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाए। सुरकंडा रोपवे हमारा अभी शुरू हो गया है। विगत 2 साल से वो काम हमारा वो एग्जीक्यूट हो गया है प्रोजेक्ट। मसूरी देहरादून रोपवे जो हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उसमें भी पिछले साल से काम चालू हो गया है। 26 टावर में से 23 टावर्स में हमारा काम शुरू हो गया है और हमारा जो मटेरियल रोपवे जो क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी रोपवे प्रोजेक्ट का, वो हमारा 31 जुलाई तक हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जहां तक हमारे यमुनोत्री रोपवे की बात है, उसमें हमारे जो 5 टावर के सापेक्ष में जो पहले 5 टावर है उसके सापेक्ष जमीन का अधिग्रहण हो गया है और अपने डेवलपर को जमीन हमने हस्तांतरित कर दी है। जो चंपावत में जो हमारी पूर्णागिरी जो माता का जो टेम्पल है वहां पे जो हमारा रोपवे है, तो लोअर टर्मिनल पे प्रॉब्लम नहीं है, उस पे काम हमारा काफी अच्छा चल रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के रुड़की और देहात क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में आवारा कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं उसी अस्पताल परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। इससे मरीजों में डर का माहौल बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से जल्द अस्पताल परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने की मांग की है। हम लोगों ने कई बार निगम को लिखा है कि इनको यहाँ से, अब वो कहते हैं कि हम किसी को भी, क्योंकि ये भी जानवर हैं तो इनको हम उठा के कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक खुलना था ईबी
वो अभी नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, और लोगों को आने जाने में, छोटे नवजात शिशुओं का हमें भी लगातार डर बना रहता है। हम लोगों ने स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है कि थोड़ा सा कुत्तों को वार्ड वगैरह के अंदर घुसने ना दें, परंतु हमारे पास ये निगम के द्वारा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि इनको यहाँ से हटा के कम से कम चिकित्सालय के अंदर। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून में नगर निगम अब दुकानों और प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है। जी हां, वहीं निगम के लाइसेंस शुल्क लेने के निर्णय को व्यापारियों ने वापस लेने के लिए मांग की है। नगर निगम ने लाइसेंस शुल्क लेने को लेकर एक समिति गठित करने की बात कही है। इस समिति में सभी दुकानों के अलग अलग व्यापारी वर्गों के एक एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इसके बाद समिति जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर व्यापारियों की मेयर और नगर आयुक्त के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। तो वहीं निगम के इस फैसले से व्यापारी वर्ग सरकार और नगर निगम से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। देखिए, अभी तक हमारे पास 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और 31 हमारी इसमें डेट थी कि 31 तक हम इसमें सारी आपत्तियों को सुनेंगे, हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। तो आपत्तियां हमारे पास 93 आ चुकी हैं। तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम तमाम अपने जितने भी संगठन हैं, जितने व्यापार मंडल के वरिष्ठ हैं, प्रमुख हैं और अन्य समूह संगठन जितने भी हैं, और उन सब के उनके प्रमुखों को लेते हुए एक समावेशी समिति इसमें गठित करेंगे, जो समिति तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए और व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखेगी, निगम का भी हितों का ध्यान रखेगी, नागरिकों के हितों का ध्यान रखेगी और हमारे पास उसका खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां पर नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी को शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पाद बनाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ छापेमारी की कार्रवाई की। इस छापेमारी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहा कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इसके साथ ही इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी, वहाँ पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं, वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। मौके पर केवल एक ही व्यक्ति हमको पाया गया। हमने उससे इस दवाई को बनाने का लाइसेंस और उक्त दवाई, इस दवाई में जो नाम लिखा हुआ था शरीफी हर्बल रेमेडीज, उसका लाइसेंस हमने उसके द्वारा मांगा, जिसके बाद उसने हमसे कहा कि हमारे पास नगर निगम दुकानों और प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है। वहीं व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क के निर्णय को नगर निगम से वापस लेने की मांग की है। देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अब तक नगर निगम में 93 आपत्तियां आ चुकी हैं। नगर निगम ने 31 मई तक समय दिया हुआ है, तो वहीं 31 मई तक आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम द्वारा इसको लेकर समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में अलग अलग व्यापारी वर्गों के एक एक सदस्य को शामिल भी किया जाएगा। समिति में जो भी निर्णय आएगा उसी के आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। आपको बता दें कि लाइसेंस शुल्क को लेकर व्यापारियों की मेयर और नगर आयुक्त के साथ कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। वहीं निगम के इस फैसले से व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, लेखपाल जो है एक फील्ड का कर्मचारी है, उसका अधिकतर जो समय है फील्ड में गुजरता है, जिस कारण अंश निर्धारण का कार्य बहुत ही जटिल होता जा रहा है। संसाधनों का अभाव है और साथ ही साथ काम का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अंश निर्धारण के संबंध में बताना चाहूँगा, संसाधनों का अभाव होने के कारण
लेखपाल को ना तो समय मिल पा रहा है और संसाधन का अभाव होने के कारण ना तो अंश निर्धारण ठीक से कर पा रहा है लेखपाल। वह साथ ही साथ आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड आजकल बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, जिस कारण बहुत से किसानों का हम लोग जो है अंश निर्धारण। और अब खबर मानसून को लेकर, जहां मौसम विभाग ने इस बार मानसून को एक सप्ताह पहले ही आने की उम्मीद जताई है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी करने के विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभागों को मानसून को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग से हम हर वक्त जानकारी लेते रहते हैं, कौन से जिले में कितना खतरा है। इसके साथ ही लोगों से अपने फोन में सचेत ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की गई है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मानसून सत्र इस बार समय से पहले आ रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। बरसात इस साल विगत वर्ष की तुलना में थोड़े से औसत से अधिक रहने की संभावना है और मानसून के लिए तैयारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी संबंधित के साथ बैठक की गई है। हम लोगों ने कई बार बैठक किया है। मानसून में हम लोग नाले नालियों की सफाई के लिए विधिवत सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। उपकरण जो आपदा से बचाव राहत के लिए हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसका अभ्यास कर लें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला पंचायत के सदस्य द्वारा पेयजल निगम के एई को धमकाने और उसके साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिला पंचायत बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद पेयजल निगम के सहायक अभियंता जब कल्याणपुर उर्फ नारसन कला के जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी से बैठक में उठाई गई समस्याओं को जानने पहुंचे तो पंचायत सदस्य इंजीनियर पर ही भड़क गए और तू तड़ाक पर उतारू हो गए। साथ ही अधिकारी को धमकी भी दे डाली। अब जिला पंचायत सदस्य की ये करतूत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिस पर लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या है उससे दूर कर पावे, बात कर। ये विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है जिसमें पानी की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है, नहीं मैं अभद्रता नहीं मानता। उनका अधिकार है, वो जन प्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार। उत्तराखंड के रुड़की कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की सोने की चेन लूट ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोने की चेन की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो देखिए, बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटने की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने जो है बुजुर्ग महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए, बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। हालांकि ये घटना पूरी जो है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के देहरादून रोड पर गलौघी पावर हाउस के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने सूचना दी कि झड़ी पानी के पास हमारी गाड़ी गिर गई है और मैं अभी अभी ऊपर पहुंचा हूं, हेल्प चाहिए है। तभी तुरंत सीनियर सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। इस बीच मौके पर पहुंचे परिजनों की उपस्थिति में मृतकों को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया।